नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है 4 अगस्त से 13 अगस्त, उसके लिए एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को एक्सेप्ट किया था। अब एक्सेप्ट करने के बाद लागू कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था, लेकिन एक्सेप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से, सारी बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली गई है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट सिटिंग होती है वो भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से फेडरेशन लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से स्टेट पॉलिसी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और नॉमिनेशन लिया गया है राज्यसभा से, नॉमिनेशन लिया गया है आयरलैंड से। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक और चीज़ है जो कि हमने कहीं और से ली है, साउथ अफ्रीका से ली हमने इलेक्शन का प्रोसेस। जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनके इलेक्शन का प्रोसेस कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। लेकिन नॉमिनेशन कहां से लिया है? आयरलैंड से। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरीके से कराया जाएगा वो भी आयरलैंड से लिया गया है। आगे बात करें, जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, लॉ को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा वो जापान से लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूके से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? यूके से। और एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। और यूएस से क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, जुडिशरी रिव्यू लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रखनी है। और एक पॉइंट और याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी में, ये चीज ली गई है जर्मनी से। साउथ अफ्रीका की बात मैंने आपको बताई पहले। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स का, राज्यसभा वाले मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन जो नॉमिनेशन राज्यसभा के मेंबर्स का है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब रूल्स हैं उनको चेंज करने का तरीका कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। फ्रांस की बात करें तो रिपब्लिक फ्रांस से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वेलिटी और फेटर्निटी, मतलब प्रियम्बल, आप ये कह सकते हैं प्रियम्बल कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो आर्टिकल 93 हमको कहता है कि भैया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा में होना जरूरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 8 से 9 बार देखा है। जल्दी जल्दी जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो मैंने देखा था कि 8 से 9 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। है क्या ये रूल? ये ऐसा रूल था, मान लो किसी की किंगडम है, किसी का एक राज्य है, उस राज्य में राजा है, राजा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस राजा के पास कोई पुत्र नहीं है, मतलब कोई मेल पुत्र नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, डलहौजी मतलब जो इंग्लैंड वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, वो क्या कर लेंगे? उनको हड़प लेंगे,
उनके किंगडम को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेंगे। तो ये रूल था। और पहला सतारा इसका एक शिकार बना था। सतारा एक किंगडम है, वो पहला किंगडम बना जो कि इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हड़पा गया। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी एक ई बुक है, सिर्फ 99 रुपए की है, लेकिन ये 99 रुपए आपको आने वाले एग्जाम में इतना करने वाले हैं कि आप इस समझ नहीं सकते कि कितना। मतलब आपको फास्ट रिवीजन ये करा देगा, आपको फास्ट सारे क्वेश्चंस आपकी नजरों से गुजार देगा। मतलब अगर आप भूल भी रहे होंगे, आपने पढ़ा कोई टॉपिक आप भूल रहे होंगे, तो आप इसको एक तरीके से रिवीजन बुक भी आप बोल सकते हैं। तो रिवीजन के लिए अगर आप बहुत फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो 2000 क्वेश्चन का हमने कलेक्शन एक ई बुक बनाई है, इसको जरूर खरीदें। सिर्फ 99 रुपए की है, आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा देगी जो एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आईएसआई इन कलकत्ता? मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को किसने फाउंड किया था? तो आंसर हो जाएगा पीसी महानलोविस, प्रशांत चंद्र महानलोविस, इन्होंने इसको फाउंड किया था। चलिए यहां पर बात करते हैं। ये देखिए यहां पर इसके बारे में और चीज जान लें तो मोटो इनका क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इनका मोटो है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1931 को। फाउंडर तो मैंने आपको बता ही दिया, पीसी महानलोविस है। और डायरेक्टर करंट में कौन है? संघमित्र बंदोपाध्याय इनके डायरेक्टर हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट्स फ्रॉम रस्टिंग? मतलब रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। मतलब रस्टिंग एक खराब प्रोसेस है, खराब प्रोसेस से बचाने के लिए हम जिंक लगा देते हैं उसके ऊपर, और उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन यूज में आती है। तो रस्टिंग जो होती है उसको हम कहते, उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, मतलब जंग लगना। जंग लगना क्या होता है? प्योर जो सब्सटेंस है उसको अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चेंज कर देना, ऐसे सब्सटेंस में चेंज कर देना जिसमें आप चेंज करना नहीं चाहते। अब वो होता कैसे है? वो होता ऐसे है कि मान लो आपका मेटल है, पानी के कांटेक्ट में आ गया या एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो उससे रिएक्शन कर जाएगा और मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। अब मेटल ऑक्साइड हमारे कोई यूज का नहीं है। जब वो हमारे यूज का नहीं है तो वो हो गया हमारे लिए अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इसको रोकने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हो गया, जैसे कि कोटिंग हो गया। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जिंक लगा देते हैं आयरन के ऊपर, और कोटिंग एक ऐसी प्रोसेस है मतलब हम एयर और मेटल के बीच में कोटिंग कर देते हैं। मतलब मेटल के ऊपर पेंट कर दो तो एयर और मेटल के बीच में कनेक्शन टूट गया। वैक्स से टेप कर दो या फिर वर्नाइज कर दो, मतलब कुछ ऑयल सब्सटेंस लगा दो जिससे कि मेटल और ऑक्सीजन या फिर पानी के बीच में डिस्कनेक्शन हो जाएगा और कोरोजन प्रोसेस हो नहीं पाएगी। तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिससे हम करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगले बात करते हैं, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा डायबिटीज। डायबिटीज रोग होता है। अब देखो हमारे जो बॉडी में डायबिटीज जो हो जाता है उसे कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन निकलता कहां से है? इंसुलिन निकलता है हमारे पेनक्रियाज से। आपने सुना होगा एक हमारा ग्लैंड है जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? लिवर। तो सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड है पेनक्रियाज, वहां से निकलता है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है? आपके ब्लड में जैसे ही शुगर बढ़ गया वैसे ही इंसुलिन क्या करेगा? उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। और अगर जो इसके उल्टा मान लो आपके ब्लड में जो चीनी की मात्रा है वो हो गई कम, तो तब कौन काम करेगा? तब भी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। तब ग्लूकोजन काम करेगा। ग्लूकाजन, ग्लूकाजन ये भी कहां से निकलता है? पेनक्रियास से निकलता है। तो ये काम करता है जब आपके ब्लड में
शुगर की मात्रा कम हो जाए, और जब ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन काम करेगा। इंसुलिन ही वो चीज़ है जो आप में, अगर आपको डायबिटीज़ से बच के रहना है तो इसका स्त्राव, इसका जो इसके निकलने की जो प्रोसेस है वो सही चलते रहनी चाहिए, और इसी के लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करनी है, और दोनों पेनक्रियाज से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीजोस्फीयर, आपको मालूम चल गया होगा मीजोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर में से एक है। कौन कौन सी लेयर है? तो पहली है, चलिए पहले इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीजोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो आंसर पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, देखो पहली हमारी होती है ट्रोफोस्फीयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद होती है देखो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही तो है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, हमको गलत वाला बताना है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज द थर्ड लेयर, बिल्कुल थर्ड ही लेयर तो है, पहली कौन सी हो गई? ट्रोफो, दूसरी स्ट्रेटो, तीसरी मीजो, तो थर्ड है लेयर, ये भी सही हो गया स्टेटमेंट। मेट्रोर्स बर्न अप इन द लेयर ऑफ एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, मतलब स्पेस से जलती हुई आग के गोले इसमें आते हैं, इसमें आपको दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। और चौथा ऑप्शन ही गलत होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब ये आप कहोगे अच्छा आप तो कह दो कि हाँ इंक्रीज नहीं होता, लेकिन हम माने कैसे? मैंने आपके लिए अगले में चार्ट लगा रखा है, आपका आंसर हो जाएगा चौथा। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला होता है ट्रोफोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आपको सीक्वेंस याद रखना है। अब मैं टेम्परेचर की बात कर लेता हूं। टेम्परेचर आप देख रहे हैं, हाइट ये बढ़ रही है और टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है ना? तो अगर ट्रोफोस्फीयर में आप हाइट में जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, ये याद रखना है, मतलब टेम्परेचर कर रहा है डिक्रीज। उसके बाद फिर आप स्ट्रेटोस्फीयर में जब ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कर रहा है इंक्रीज। फिर उसके बाद मीजोस्फीयर में जब आप जा रहे हैं तो क्या कर रहा है? डिक्रीज। और फिर जब एक्सोस्फीयर में जा रहे हैं तो क्या कर रहा है? थर्मोस्फीयर में जा रहे हैं तो क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज। तो आपको डी आई याद रखना है, आप समझ जाएंगे कि अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। मीजोस्फीयर में जब आप जाते हैं ऊपर की तरफ हाइट में, तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और स्टेटमेंट उल्टी दे रखी थी, आप चाहे तो देख सकते हैं यहां पर। अब आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या है। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा अगर आप हाइट को बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइट जब बढ़ रही है, हाइट देख लीजिए, जब हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आपको इसी तरीके से पढ़ना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर 10% ऑफ कंट्री एरिया। आपको मालूम होगा भारत की सबसे लंबी रिवर है कौन सी? गंगा, और दूसरे नंबर की है गंगोत्री। तो गंगोत्री जो रिवर है, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वो भारत की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट है और 10% एरिया को कवर करती है। ये लाइन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछी गई है, और प्लस विकिपीडिया में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। आप समझ सकते हैं, आपके पेपर विकिपीडिया जैसी जगहों से भी बन जाते हैं। यहां पर चलिए और थोड़ा एक्सप्लेन करके जानते हैं। गोदावरी जो रिवर है हमारी, वो निकलती कहां से? तो महाराष्ट्र का एक सिटी है नासिक, वहां की एक जगह है त्रिंबकेश्वर, यहां पर आप देख सकते हैं त्रिंबकेश्वर से निकलती है। निकलने के बाद महाराष्ट्र से तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और 1465 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैप में आपको दिखा दूं, तो महाराष्ट्र से निकल रही है, बे ऑफ बंगाल से पर गिर रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन? 90% लोग टी आई को लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि टिन जिसका नाम अगर अलग है और रिप्रेजेंटेशन अलग है, तो यकीन मानो वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एस एन है, आपको ये बात भी याद रखनी है। यहां पर मैंने लिख दिया है, तो एस एन से तो रिप्रेजेंट कर रहा है टिन,
मतलब जैसे जिसके नाम अलग और रिप्रेजेंटेशन अलग वो पूछा जाता है। सोडियम, सोडियम तो आप बहुत पढ़ लेते हैं इसलिए आपको मालूम होता है Na, लेकिन अगर एक नॉर्मल बच्चे से पूछा जाए जो ज़्यादा पढ़ता नहीं है वो पक्का नहीं लगा पाएगा इसको। सोडियम ऐसा अगर ऑप्शन में दे दिया, SO दे दिया तो SO को लगा के चलाएगा, लेकिन इसको नहीं लगाएगा। तो ऐसे जो नाम होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब टिन की बात की है तो इसका नंबर भी जान लें, 50 नंबर है, वेट इसका 118 है। चलिए यहाँ पर तो आप हमने बात कर ली। अब और भी तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं, आपको वो पढ़ना है। आपको वो पढ़ना क्या है, जैसे आपको टंगस्टन पढ़ना है जिसको W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 74 उसका नंबर है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्मियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 76 नंबर है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे भारी मेटल यही है। उसके बाद आपके लिए गोल्ड, सिल्वर इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिक्विड फॉर्म में मेटल हमें मिलता है वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मरकरी जिसका 80 नंबर है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। तो मैंने आपको कल बताया था कि 5 टुकड़ों में प्लांट डिवीजन को तोड़ा गया है। कौन कौन से टुकड़े हैं? एक तो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, 4 तो यहीं पर हो गए। और एक होता है एंजियोस्पर्म। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किस प्लांट का वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है। आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। एक ऐसा प्लांट का डिवीजन है जिसके ग्रुप में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके पास वेल डिफाइंड बॉडी हो, मतलब लीफ को पहचान सको, तने को पहचान सको और रूट को पहचान सको, ऐसा नहीं है इनके। तो आंसर आपका थैलोफाइटा हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा इतने में मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सारे लिख कर लेकर आया हूं। थैलोफाइटा की बात करें तो विदाउट अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, मतलब इनके पास बेहतरीन तरीके से हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा पार्ट क्या है। एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं आपके लिए, स्पायरोगायरा, चारा पढ़ लो या कारा पढ़ लो, यूलोथ्रिक्स, ये इसके एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो आपने एम्फीबियन सुना होगा जो कि जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, तो प्लांट का ये एम्फीबियन है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले की बात करें तो टाइडोफाइटा, टाइडोफाइटा के पास अनडेवलप्ड वॉस्कुलर सिस्टम होता है। वॉस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वॉस्कुलर सिस्टम जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, मतलब इन दोनों के पास तो जाइलम फ्लोएम नहीं होता, यहां से जाइलम फ्लोएम स्टार्ट हो जाता है, मतलब इनके पास अनडेवलप्ड जाइलम फ्लोएम आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करें, अगला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो ग्रुप है जिसमें फ्लावर होते हैं और जिम्नोस्पर्म वो ग्रुप है जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं। आप पूछोगे जो ये पीछे पीछे हमने 3 पढ़ लिए, क्या इनके पास फ्लावर होते हैं? अरे भाई ये खुद तरस रहे हैं बेचारे, ये तो अपनी एक एक अंग के लिए तरस रहे हैं, तो इनके पास फ्लावर कहां से आ जाएगा? फ्लावर तो डेवलप के पास होता है, तो इनके पास फ्लावर नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करें जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं है। और इन दोनों के बीच में और डिफरेंस क्या है? इनके पास जो फ्रूट है वो क्लोज्ड है, इनके पास जो फ्रूट है वो क्लोज्ड नहीं है, मतलब उनके पास छिकले ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बथियाली इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द स्टेट। मतलब अभी तक फोक डांस आपसे पूछा जाता था, लेकिन अब आपसे फोक म्यूजिक के बारे में पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट बंगाल में ये वाला जो फोक म्यूजिक है वो किया जाता है। मैंने यहां पर कुछ लिस्ट लगा रखी है, इसको देखते हैं। बिहू गीत असम में, लवानी महाराष्ट्र में, बाउल वेस्ट बंगाल में, नाथुपुरा पाटू तमिलनाडु में, जलियांग नागालैंड में, कोली महाराष्ट्र में, भटियाली बंगाल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है कि एटलीस्ट एक कमेंट तो कर दीजिए कैसी लग रही है आपको वीडियो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द F7 की जो हमारे फंक्शन कीज होती हैं कितनी होती हैं? 12 की होती हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में। तो F7 जो कीवर्ड है, वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें उसका काम क्या होता है? तो आंसर हो गया चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये चेक करने के काम आता है। आपके लिए मैंने बहुत सारी यहां पर लगा रखी हैं, अब मैं थोड़ा सा यहां जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। Alt F किस काम आता है? डिस्प्ले द फाइल मेन्यू।
अल्ट ई किस काम आता है? एडिट ऑप्शन के काम आता है। ओपन करना होता है जब एडिट ऑप्शन को, तो हम कर सकते हैं। अल्ट टैब, आप गूगल खोले बैठे हैं इधर और इधर माइक्रोसॉफ्ट का वो खोले बैठे हैं, तो गूगल से इसमें जाना है तो आप अल्ट टैब दबा दीजिए, चले जाएंगे। F1 अगर बात करें तो ये हेल्प की विंडो खोल देता है। F2 की बात करें तो रीनेम करने के काम आता है। F5 रिफ्रेश करता है। कंट्रोल डी बुकमार्क, बुकमार्क का मतलब मान लीजिए आपने एक मेरे से पीडीएफ खरीद ली, मान लीजिए पीडीएफ आपने खरीदी, यहां तक आप पहुंच गए, आप चाहते हैं जब आप पीडीएफ खरीदे तो यहीं पे से खुले, तो आप क्या करेंगे? बुकमार्क कर देंगे, जो कंट्रोल डी से करेंगे। कंट्रोल एन से नई विंडो खुल जाएगी, मतलब नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और कंट्रोल ओ से ओपन कर देंगे जो सेव्ड फाइल है उनमें से कोई एक। और कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे एंटायर, और कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे आप जो टेक्स्ट को। कंट्रोल आई से बात करें तो इटैलिक फॉर्म में कर देंगे, यू से अंडरलाइन कर देंगे, एस से सेव कर देंगे, एक्स से कट कर देंगे, और शिफ्ट डिलीट से रिमूव कर देंगे। आप कहाँ से रिमूव करेंगे? मान लीजिए ये जो आपका जो आपका डिलीट वाली की है ना, उसको बैक स्पेस कहते हैं, आई थिंक बैक स्पेस ही कहते हैं। वो उससे वो क्या करती है, जैसे यहां पर आपके ब्लिंक कर रहा है तो ई को डिलीट करेगा, फिर जी को, तो वही काम ये करता है। ठीक है। वैसे अगर डिलीट की बात करें तो मान लिया आई के आगे है तो आई को सबसे पहले डिलीट करेगा, फिर एम को करेगा, अगर आप सिर्फ डिलीट दबाएंगे तो। ठीक है। अगर बात करें कंट्रोल सी की तो कॉपी करता है ये, कंट्रोल वी की तो पेस्ट करता है, कंट्रोल वाई की तो रीडू इंपॉर्टेंट है, जेड भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल जेड अंडू करता है, कंट्रोल के हाइपर टेक्स्ट करता, हाइपर टेक्स्ट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, और कंट्रोल पी प्रिंट करने में मदद करता है। होम क्या करता है? आप यहां पर टैप किए, होम दबा दिए तो यहां पहुंच जाएगा, और अगर कंट्रोल होम दबा दिए तो फिर यहां पर मान लीजिए आपका है तो सीधे सबसे ऊपर पहुंचेगा। ठीक है। इतना बात आपको यहां पर याद रखनी, और भी बहुत सारे हैं लेकिन कितने आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? तो आंसर हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। ये क्वेश्चन तो चलिए पूछ लिया, एनसीईआरटी की एक लाइन है ये, लेकिन एनसीईआरटी की पेज है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? इथेनॉल की होती है, मिथेनॉल की होती है, इथेनॉल की होती है, या फिर हाइड्रोजन की होती है, या फिर हीलियम की होती है? अब आप लोग तो सोचेंगे लिक्विड की गैस से ज्यादा स्पीड होती है, तो ये तो इथेनॉल क्या है? लिक्विड है, तो आप तो इसको लगा के आ जाएंगे, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस की इथेनॉल और मिथेनॉल से ज्यादा स्पीड होती है, एक्सेप्शन है इस टेबल में, ये एक्सेप्शन केस था, तो पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? एयर में साउंड की स्पीड पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल गेम ऑफ भूटान इज? आंसर हो जाएगा आर्चरी। आपके पड़ोसी देशों के बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसके लिए आपको मेरी वीडियो फॉलो करनी, करंट अफेयर की जरूरी है, डेली डालता हूं, एक भी दिन का गैप नहीं, आप उसे देखें, आप अपना करंट अफेयर बेहतर करें। यहां मैंने ऑलमोस्ट सारी लिस्ट लगा दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्या है? क्रिकेट है वहां का, और बांग्लादेश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कबड्डी। और बात करें यहाँ पर तो अभी कोई चाइना दिख गया हमको, चाइना भी इंपॉर्टेंट है, टेबल टेनिस। और कोई यहाँ हमको इंपॉर्टेंट इतना लग नहीं रहा है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात करें मलेशिया और जापान इंपॉर्टेंट है। सूमो तो जापान में होता है, मलेशिया में स्पेक टकराव होता है। और मंगोलिया की बात करें तो रेसलिंग, आर्चरी और हॉर्स राइडिंग तीनों हैं यहाँ पर। नेपाल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपाल में है डांडी बियो। और न्यूजीलैंड भी इंपॉर्टेंट है, रग्बी होता है यहाँ पर। पाकिस्तान तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, तो फील्ड हॉकी इनका नेशनल गेम है। और यहाँ पर क्या बात करें, श्रीलंका की बात करें, दिख नहीं रहा होगा, हटा देता हूँ इसको, वॉलीबॉल आपको लास्ट में दिखा होगा, वही है। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पढ़ लेने हैं। मैंने काफ़ी टाइम भी दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद? तो हैदराबाद जो सिटी है उसका फाउंडर कौन है? तो आंसर निज़ाम उल मुल्क हो जाएगा। यहां पर मैं इनके और नाम भी आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, जैसे भोपाल इंपॉर्टेंट, राजा भोज, यहाँ की मेट्रो का नाम भी राजा भोज के नाम पर ही रखा जाने वाला है। चंडीगढ़ भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ले कॉर्बूसियर, और हैदराबाद की कौली कुतुब शाह, आपने अभी नाम जो पढ़ा है वही इनका नाम, मतलब दूसरा नाम है इनका। बात करें नई दिल्ली की, बात करें तो एडवर्ड लुटियन इंपॉर्टेंट है। जयपुर सवाई जयसिंह है,
इंपॉर्टेंट। बात करें फतेहपुर सीकरी आगरा, ओ अकबर, माफ कीजिएगा अकबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा का बादल सिंह इंपॉर्टेंट। नागपुर का भक्त बुलंद इंपॉर्टेंट है। जौनपुर का फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद का सुल्तान अहमद शाह। फरीदाबाद का शेख फरीद। भावनगर का भाव सिंजी गोहिल। जोधपुर का राव जोधा। बीकानेर का राव बीका। जम्मू का राजा जम्भू लोचन। दुर्गापुर का जोपेन एलन स्टेन और फिरोजपुर का फिरोज शाह तुगलक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एटलीस्ट 10 या 12 लोगों को आप शेयर करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम रिसेंटली में है। और आप अपनी डिमांड रखेंगे किस टॉपिक पर, किस पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपका लास्ट पेपर का समय चल रहा है, जिसमें आप डिमांड करेंगे उसमें फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपके लिए मिल जाएगी। धन्यवाद।